फ्रेंड्स फाइनली मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन आपका असर्शन है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, देन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हम है तो हम आपको भर भर के प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा आज का वीडियो स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न ऑफ 2021 होने वाला है, जहां पर मैंने टोटल 10 क्वेश्चन को पिकअप किया है और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है एमएटी स्कॉलर टेस्ट। ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ से आप टेस्ट में अपियर होके स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए दिन रात लगा हुआ है ताकि आप सभी स्टूडेंट का बिल्कुल अच्छे तरीके से टेस्ट क्रैक हो सके। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इतना ही नहीं, जैसे ही आप ये टेस्ट दीजिएगा जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे यहाँ पर ये कंप्लीट टेस्ट का आपको एनालिसिस मतलब कि सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर के द्वारा। और ये टेस्ट यहाँ पर 26 नवंबर को 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके इनरोल कर लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा है बट लंबा देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैंने बच्चे को देखा है कि क्वेश्चन देखते हैं, अरे ये तो क्वेश्चन 10 लाइन का, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली उतना इजीएस्ट वे में आंसर निकल जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द करेंट आई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर करंट आई है जो फ्लोज इन अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको 2-3 टर्म गिवन है। पहला जो करंट है वो आई है, दूसरा यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई ऐसा रिलेशन पता है? बिल्कुल पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, बट यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v से डिनोट किया गया है तो हम लोग v लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, v मतलब इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर I क्या करंट है, n क्या बताइए? n आपका कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आप लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। आपको E पता होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, आपका जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और B मैंने आपको बता दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से क्या कीजिए, आप लोग यहाँ से v का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा बताइए? v इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया। अब आप लोग थोड़ा आगे जाइए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ करंट ऑफ 2I फ्लोज इन अनदर वायर ऑफ ट्वाइस द रेडियस एंड ऑफ सेम मटेरियल। मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा फर्स्ट केस था। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है कि जो आपका करंट है, जो पहले हमारा आई था, ध्यान रखिएगा ये हमारा क्वेश्चन में स्मॉल आई गिवन है तो हम लोग स्मॉल आई ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड केस में यहाँ पर क्या बोला गया कि जो करंट है वो हमारा 2I है। ठीक है, तो जो हमारा सपोज करते हैं कि जो हमारा जो सेकेंड केस है इसके लिए मैं यहाँ पर करंट को आई डे से डिनोट कर रहा हूँ तो वो हमारा 2I गिवन है। अब देखिए रेडियस क्या, अगर मैं रेडियस को r डे से डिनोट करूं तो रेडियस यहाँ पर बोल रहा है ट्वाइस है, मतलब रेडियस भी हमारा 2r गिवन है। अब देखिए जो हमारा फॉर्मूला, क्या आपको कहीं पर रेडियस का टर्म दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ यहाँ पर जो एरिया है इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस के टर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर्कुलर है तो आपको पता होगा सर्कुलर के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो सेकंड केस है इसमें जो हमारा r है वो हमारा 2r गिवन है। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, तो कुछ भी आपको नहीं करना है। अब देखिए सपोज कीजिए
देखिए सेकंड केस का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं इसको v डे से डिनोट करूं तो यहाँ पर i की जगह हमारा 2i है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर 2i आप लोग लिख लीजिए। फिर n और e हमारा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा क्योंकि आपको पता है चार्ज कांस्टेंट रहता है, n भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल आपका सेम गिवन है यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा पाई हो गया। अब r की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो 2i n e पाई यहाँ पर 4r स्क्वायर होगा, ये हमारा 2 टाइम्स में कटेगा। तो देखिए हमारा v डेज क्या आ गया बताइए, हमारा आ गया, अगर मैं 1/2 को बाहर ले लूं तो ये हमारा स्मॉल आई बाई हमारा n e पाई r स्क्वायर आया, बिल्कुल आया। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए ये जो हमारा आया ये क्या था बताइए, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन था, ये हमारा v था, तो हमारा v डेज जो हमारा न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वाला का हाफ हो गया, तो v/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा। तो क्या पहला क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या थोड़ा सा भी हार्ड लगा कोई बच्चे को? मेरे हिसाब से किसी को भी हार्ड नहीं लगा होगा क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हेन इज द टॉर्क। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया, अगर कोई बच्चे को इजी लग रहा है या फिर हार्ड लग रहा है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये सब क्वेश्चन सीबीएसई में मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और बहुत ईयर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हार्ड है या फिर इजी है। बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न पे और सीबीएसई के सिलेबस पे और सीबीएसई के डिफिकल्टी लेवल पे बेस्ड है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल ये हमारा मैक्सिमम कब होगा। तो बताइए टॉर्क का फॉर्मूला क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, बताइए क्या होता है बताइए। टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा P क्रॉस E होता है वेक्टर फॉर्म में, और अगर इसको हम लोग यहाँ पर वेक्टर फॉर्म को हटाए तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए। क्रॉस है तो आपका साइन आता है, आपने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा ही होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, PE साइन थीटा हो गया। तो हमारा टाउ इक्वल टू क्या आ गया, PE साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पर बोला गया कि ये टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा बताइए। तो देखिए मैक्सिमम मतलब क्या होगा, जब हमारा साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी हमारा मैक्सिमम होगा। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है बताइए। तो आपको पता होगा साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा कब आता है बताइए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा साइन 90 डिग्री में आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का क्या हो सकता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पर मिनिमम पूछता तो उस केस में आप लोग क्या करते, तो ध्यान रखिएगा मिनिमम मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा कब होता है, ये हमारा 0 डिग्री में होता है, और हमारा पाई मतलब कि 180 डिग्री में भी होता है। तो अगर आपसे मिनिमम पूछे तो थीटा का वैल्यू 0 या फिर 180 डिग्री लिख दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई भी बच्चे को यहाँ पर डाउट होगा तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी डन हो गया। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है कि नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज यूज्ड इन रेडार कम्युनिकेशन एंड यूज्ड टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बताइए। देखिए यहाँ पर एक कोड मैंने याद किया था, कोकजू बीमर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कोकजू बीमर। यहाँ पर सीओ को आप लोग हटा दीजिए, जी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, यूवी रेज, वॉयलेट रेड, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एक ट्रिक है या फिर एक वर्ड भी होता है। अब ध्यान रखिएगा आपको ये सभी का यूज और वेवलेंथ का रेंज आपको याद करना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो आपका रेडार कम्युनिकेशन में यूज होता है वो आपका क्या होता है, माइक्रोवेव होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, या फिर लर्न भी आप लोग कर सकते हैं। फिर जो हमारा क्या होता है मतलब कि टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसका क्या होगा बताइए, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, क्या आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो दोनों को लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये इसका पूरा यूज आपको लर्न
लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ईयर पूछे जा चुके हैं। तो क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? समझाने लायक कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं, डायरेक्ट आंसर बता दिया। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आइयो फ्रेंड, अब से आप लोग इस वाले क्वेश्चन में गलती नहीं कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है, कितने को पता है बताइए? बहुत सारे स्कूल में तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता। क्यू फैक्टर मतलब क्या हो गया? क्वालिटी फैक्टर मतलब क्या हो गया? ये आप लोग कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं बताइए, क्या आपको पता है? ये आप लोग पढ़ते हैं अपने एसी वाले चैप्टर में। तो इसको हम लोग क्यू का सिंबल है, इसको हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ओमेगा नोट एल बाई आर होता है, या फिर 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी होता है। दोनों फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का होता है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर क्या बोला गया? एसआई यूनिट। अब बच्चे क्या करते हैं, आर का ओम लिख देते कि आपको यहाँ पर सिंपल समझना है कि क्वालिटी फैक्टर का यूज क्या होता है बताइए। यहाँ पर ये शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस हमें बताता है। अब देखिए यहाँ पर नाम से क्लियर है, क्वालिटी फैक्टर। फैक्टर समझ में आ रहा है आपको? फैक्टर मतलब क्या हो गया कि ये कोई चीज को यहाँ पर कुछ फैक्टर से इंक्रीज कर देगा या फिर कुछ फैक्टर से डिक्रीज कर देगा। देखिए ये पार्टिकुलर टर्म जो आपका फैक्टर है, तो क्या कोई फैक्टर का कोई एसआई यूनिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्वालिटी फैक्टर ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो आपका इसका कोई भी एसआई यूनिट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीबीएसई कंफ्यूज करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो यूनिट। ठीक है, क्योंकि इसका डायमेंशन ही नहीं होता, तो यूनिट हमारा कहां से होगा? और आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर फैक्टर है, तो फैक्टर मतलब क्या होगा कि ये 2 फैक्टर से बढ़ा देगा, 3 फैक्टर से बढ़ा देगा। तो क्या इसका एसआई यूनिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन में अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं, और ये शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस के बारे में बताता है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए क्या आपको मजा आ रहा होगा? बिल्कुल मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है? देखिए 4 तो हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोला गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? मैंने आपको मतलब कि हर वीडियो में आपने बताया है ऑलमोस्ट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बताइए? 2 चार्जेस हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब क्या हो गया कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मैं क्यू मानूं तो एक हमारा प्लस क्यू हो जाएगा और दूसरा हमारा माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आपने तो गॉस लॉ पढ़ा होगा, आपका होता है क्यू इनसाइड बाई हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्यू इनसाइड की जगह आप लोग क्या लिखिएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर जो आपको साइड 1 सेंटीमीटर ये सब गिवन है, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए सीबीएसई दे देती है, क्योंकि यहाँ पर बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? 2 चार्जेस हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपका नेट चार्ज 0 हो गया, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट आपका 0 होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर क्या बोला है कि स्टेट एनी 2 फैक्टर या फिर राइट एनी 2 फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर डिपेंड्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया? ये आपका सपोज कीजिए कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका हमारा रेडियस सपोज स्मॉल आर है, तो आपको क्या बोला गया है कि इसका जो हमारा कैपेसिटेंस जो हमारा हम लोग यहाँ पर सी से डिनोट करते हैं, तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या आपको पता है? देखिए यहां पर मैं बताता हूं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, अगर हमने स्मॉल r इसका रेडियस को माना होगा। बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार डिराइव करके बता देता हूं, क्योंकि अब आप लोग क्लास 12th में आ गए, आप लोग हर चीज का प्रूफ चाहते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारा स्फीयर है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा
पढ़ा होगा, क्या पढ़ा बताइए, के क्यूब बाई हमारा आर होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर के का वैल्यू क्या होता है बताइए, के का वैल्यू हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पर क्यू बाई आर ऑलरेडी था। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर ऊपर में हमारा v था। यहाँ तक किसी को डाउट है? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा है बताइए, क्या Q इज इक्वल टू सी बी होता है, जहां पर Q चार्ज है, बी पोटेंशियल, सी आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हम लोग स्फेरिकल का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए Q की जगह आप लोग ये वाला वैल्यू को पूरा लिख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, v इज इक्वल टू सी बी, बी मर गया, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया। तो देखिए c का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया बताइए, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा एयर के लिए था, अगर मीडियम चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आर भी आएगा, वो बात का केस है, ये हम लोग एयर के लिए एज्यूम कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पर क्या बोला कि 2 फैक्टर, ठीक है, देखिए 4 पाई आपका कांस्टेंट है और आपका एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, बट आपको 2 फैक्टर बोला गया है। तो पहला क्या हो गया, देखिए जो आपका c है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है, रेडियस से बिल्कुल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर हो जाएगा। आप बताइए दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो आपका c है ये आपका एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बताइए एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हो गया बताइए, ये आपका होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको दो बता दिया, एक आर पे डिपेंड कर रहा है और एक आपका एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर भी हमने निकाल लिया, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डेरिवेशन भी बता दिया ताकि कोई बच्चे को एकदम भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में सीबीएसई यूजुअली पूछते रहती है, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा गामा रेज होता है। ठीक है, तो गामा रेज इसका आंसर होता है, और गामा रेज का जो आपका पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। तो ये बात को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका किस पे बेस्ड है बताइए, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और न्यूमेरिकल है। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि वीट ऑफ आपका यहाँ पर 2 स्लिट्स इन यंग एक्सपेरिमेंट आर इन द रेशियो 4:1। देन आपको क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम देम। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, जो बच्चे ने नहीं पढ़ा प्लीज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका फॉर्मूला होता है मतलब कि अगर 2 वीट और आपका 2 एम्पलीट्यूड और आपका 2 इंटेंसिटी होगा तो दोनों के और तीनों के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बताइए, आपका देखिए W से मैं डिनोट कर रहा हूं वीट को। ठीक है, तो W1/W2 इज इक्वल टू आपका I1/I2 इज इक्वल टू आपका A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा W आपका V थे, I आपका इंटेंसिटी है, मैं लिख देता हूं। देखिए जो हमारा I है ये हमारा इंटेंसिटी को डिनोट करता है, जो हमारा A ये हमारा एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, और जो हमारा W है ये हमारा V को डिनोट करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सीबीएसई न्यूमेरिकल पूछती रहती है, कभी यहाँ पर इंटेंसिटी और A में पूछ लेती है, कभी W और A में पूछ लेती है, कभी W और I में पूछ लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आपका 1, 2 या फिर 3 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि विथ ऑफ 2 स्लिट्स इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर इन द रेशियो 4:1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विथ का रेशियो गिवन है, मतलब क्या हो गया आपको इस केस में W1/W2 इज इक्वल टू
4/1 गिवन है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपका ये गिवन है और आपको ये वाला पूछा जा रहा था। तो इस केस में हमारा I1/I2 का कोई भी यूज नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस बार I1 और I2 को इग्नोर कर दीजिए। तो W1/W2 इज इक्वल टू आप लोग A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर कर दीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं यहाँ पर A² बाई B² करता है, वो तो सिंबल है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए W1/W2 हमारा 4/1 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो ये हमारा 4/1 है, ये हमारा A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर हटाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, आपका यहाँ पर रूट। अब देखिए मैं इसको अगला स्टेप में करता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू रूट अंडर 4/1 हो जाएगा, जो हमारा क्या आ जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चे को ये वाला आंसर भी, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द एनर्जी गैप इन ईबी, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईबी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बिटवीन आपका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने सेमी कंडक्टर पढ़ा होगा तो ही आपको समझ में आएगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं बताता हूं, देखिए ये आपका होता है कंडक्शन बैंड और ये हमारा होता है वैलेंस बैंड, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में देख पा रहे हैं, ये हमारा गैप होता है, इसको सिंपली एनर्जी गैप बोल सकते हैं या फिर फोरबिडन एनर्जी गैप भी आप लोग बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर एनर्जी गैप लिखा हुआ है, अगर आपको फोरबिडन एनर्जी गैप लिखा हो रहेगा तो भी आप लोग यही समझिएगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इन सेमी कंडक्टर, ठीक है। आपका कंडक्टर का भी होता है, इंसुलेटर का भी होता है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका सेमी कंडक्टर के लिए पूछा जा रहा। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑन अप्रोक्सीमेटली आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी फोरबिडन जो गैप होता है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए मैंने आपके साथ टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो देखिए जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके तो जाऊंगा और काफी ज्यादा मैंने सिंपल होमवर्क दिया आपको, और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पर क्या होमवर्क क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच आप पोटेंशियोमीटर वर्क्स, ठीक है। आपको पोटेंशियोमीटर का क्या करना है, यहाँ पर आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, वो वाला स्टेटमेंट, या फिर आप लोग फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा तो भी मैं समझ जाऊंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरा दिया हुआ क्वेश्चन समझ में आया, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारी मोटिवेशन हाई होती है। और चैनल पे नहीं आए तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।